अच्छा, अप टिल नाउ जो है हम इस कोर्स में जो है हम प्लेन वेव स्टडी या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लेन वेव स्टडी कर रहे हैं जो है इन अ सिंगल मीडियम। जो है हमने मीडियम को क्लासिफाई किया था, डिफरेंट उसकी टाइप्स हमने कही थी। जो है एक हमने कहा था कि लॉसलेस मीडियम पॉसिबल है, उसके अलावा लॉसी इलेक्ट्रिक पॉसिबल है, और फिर हमने गुड कंडक्टर का केस भी देखा। जो लेकिन की पॉइंट ये है कि आपके पास जो है मीडियम या आपके पास एक ही था जो है जिसमें वेव प्रोपोगेट करती थी। अब जो है हम इस लेक्चर में जो है जो की डिफरेंस है जो है कि अगर आपके पास एक वेव जा रही है जो है और एक डिफरेंट मीडिया से आपके पास को हिट करती है जो है, तो फिर क्या होगा। जो तो मेनली बेसिकली जो है वी आर इंटरेस्टेड इन रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव एट नॉर्मल इंस्टेंट। तो जो रेलेवेंट सेक्शन आपकी बुक है वो सेक्शन 10.9 में है। अच्छा, ये टिपिकल सिनेरियो है जो हम स्टडी करना चाह रहे हैं। जो अच्छा अच्छा, हमारे पास जो है दो मीडियम है जो है ना, एक मीडियम वन है जो ये जो है जिसके कॉन्स्टिट्यूटिव पैरामीटर है सिग्मा म्यू और एप्सिलॉन। फिर हमारे पास एक सेकंड मीडियम है जो मीडियम टू जिसे हम कह रहे हैं जो है जिसके कॉन्स्टिट्यूटिव पैरामीटर हैं सिग्मा म्यू टू और एप्सिलॉन टू। और हम एज्यूम कर रहे हैं जो है कि एक वेव जो है ट्रेवल कर रही है जो है इन दिस डायरेक्शन। जो है तो हमारा जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है जो है हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे रखे हुए हैं कि ये प्लस जी की डायरेक्शन में वेव जो है इंसिडेंट वेव ट्रेवल कर रही है। और ये जो प्लेन आपके पास जो है ये z इज इक्वल टू जीरो है जो है, ठीक है, ये यहाँ पे भी है। तो z इज इक्वल टू जीरो से पीछे जो है यानी z लेस देन जीरो पे आपका मीडियम वन एग्जिस्ट कर रहा है जो है, और z ग्रेटर देन जीरो जो है आपके पास जो है उस पे जो है ये मीडियम टू एग्जिस्ट कर रहा है। और एक वेव आती है जो है आपके पास मीडियम वन में जो है z लेस देन जीरो पे जो है एक ट्रेवल कर रही है प्लस जी डायरेक्शन में जो है, और वो हिट करती है जो है मीडियम टू को जो कि z इज इक्वल टू जीरो या एक्स वाई प्लेन पे पड़ा हुआ है। तो क्या होगा आपके पास कि पार्शली वेव जो है ट्रांसमिट होगी जो है, कुछ वेव जन ट्रांसमिट हो रही है जो है, और कुछ वेव जो है ऑब्वियसली रिफ्लेक्ट होगी। जो ट्रांसमिटेड वेव है जो है वो ऑब्वियसली सेम डायरेक्शन में होगी प्लस जी डायरेक्शन में, और जो रिफ्लेक्टेड वेव है जो है आपके पास जो है वो उसकी डायरेक्शन जो है ऑब्वियसली चेंज होगी जो वो माइनस जी डायरेक्शन में जाएगी। तो ये टिपिकल सिनेरियो है कि एक वेव है जो है वो ट्रांसमिट हो रही है यानी मूव कर रही है प्रोपगेट करते हुए मीडियम वन में, दैट इज इक्वल टू जीरो पे एक बाउंड्री है आपके पास जो है, उसके बाद मीडियम टू एग्जिस्ट करता है। तो कुछ वेव जो है ट्रांसमिट हो रही है जो है और कुछ वेव जो है रिफ्लेक्ट हो रही है। और जो हमारे इंडेक्स रोटेशन है जो है हमने इस तरह उन्हें रखा हुआ है कि जो आई है जो है सबस्क्रिप्ट आई आर और टी यूज किए हुए हैं हमने। तो इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को ई आई और एच आई से हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। जो ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है उनमें ई टी और एच टी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। और फाइनली जो रिफ्लेक्टेड जो है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है उन्हें ई आर और एच आर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये हमारी नोटेशन है कि आई आर और टी जो है आपके पास इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड जो है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम हमारे पास जो क्वेश्चन है जो है जो हम पोस्ट कर रहे हैं जो है कि लेट्स से एक वेव जो है ट्रेवल करते हुए मीडियम वन में जो है आपके पास हिट करती है मीडियम टू को। आप यानी ये भी अज्यूम कर सकते हैं लेट्स से फॉर एनालॉजी जो है कि लेट्स से एक वेव जा रही है जो है एक सामने एक सिंपल जो है वॉल है जो है, तो वॉल को हिट कर रहे हैं जो वो मीडियम टू है जो है, और नॉर्मली इंसिडेंट है हम जो है बिल्कुल परपेंडिकुलर है उसके जो है मूव हो रहे हैं जो है, यानी ये आपके पास इसके और यानी ये बिल्कुल उसके साथ हिट हो रहा है बिल्कुल यानी प्रोपगेशन की डायरेक्शन और ये जो है आपस में नॉर्मल है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि कितनी वेव ट्रांसमिट होगी जो है, लेट्स से अगर हमें पता हो कि कंस्टिट्यूटिव पैरामीटर हमें पता है मीडियम वन के भी पता है और मीडियम टू के भी पता है, और हमें ये भी पता है कि इंसिडेंट वेव का मैग्नीट्यूड क्या था। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि और एच आई भी अभी हमें पता है जो है, ये नोन चीजें हैं जो अननोन है जो है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रांसमिट होगा और मैग्नेटिक फील्ड, और कितना जो है आपके पास जो है रिफ्लेक्शन होगी। इस क्वेश्चन को हम बेसिकली आंसर करना चाह रहे हैं कि जब एक मीडियम से वेव जो है ट्रेवल करते हुए हिट कर रही है दूसरे मीडियम में तो कितनी उसका कितना पोर्शन जो है ट्रांसमिट होगा और कितना पोर्शन जो है रिफ्लेक्ट होगा। अच्छा, तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमें सबसे पहले मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखनी पड़ेगी जो है। तो सबसे पहले लेट्स से इंसिडेंट वेव है जो है ये आपके पास जो है इंसिडेंट वेव है जो है इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लिख रहे हैं। इंसिडेंट वेव के फेजर को हम
जो EIS और HIS से डिनोट कर रहे हैं। तो इसके फेजर फॉर्म में अगर हम लिखें तो इसका मैग्नीट्यूड लेट्स से हम कह रहे हैं EI नॉट है जो, और इसकी ओरिएंटेशन जो है वो ये एक्स पोलराइज है। ये देखें ये एक्स एक्सिस है जो, एक्स एक्सिस के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हमने AX रख लिया जो इसके साथ जो ये जो नेटवर्क। और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन हम कह रहे थे कि प्लस जी की तरफ है। तो हमने इन जनरल केस कंसिडर किया हुआ है लॉसी मीडियम जो है, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस गैमा 1 जी। गैमा 1 जो है मीडियम 1 का प्रोपगेशन कांस्टेंट है। हम कह रहे हैं यहाँ पे गैमा 1 है और यहाँ पे गैमा 2 है जो है, और ऑब्वियसली यहाँ पे ईटा 1 होगा और यहाँ पे ईटा 2 होगा इंट्रिंसिक इम्पीडेंसेस। और इन जनरल हम कम्प्लेक्स कह रहे हैं ऑब्वियसली जो है, बाकी जो केसेस हैं उसके स्पेशल केसेस हैं लॉसी मीडियम के जो। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन हमने लिखी, और मैग्नेटिक फील्ड की एक्सप्रेशन जो है उसकी ओरिएंटेशन देखें वो इनटू द पेज है जो है, ठीक है। और अब अगर आप जो है इनटू नहीं सॉरी आउट ऑफ द पेज है जो है, ये देखें यानी डॉट जो है यानी बार की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है जो, यानी अगर 3 डायमेंशन में देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूं है और मैग्नेटिक फील्ड यूं है, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो है यूं है जो है, ये EI है, ये HI है, और ये आपकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो है यूं है जो कि AZ डायरेक्शन में। अच्छा, तो ये आपके पास जो है देखिए ये वाई डायरेक्टेड है मैग्नेटिक फील्ड, और अब क्रॉस प्रोडक्ट आप लें E क्रॉस H, वो भी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को सेटिस्फाई करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड को अगेन डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन उसकी Z डायरेक्शन में, और उसका कोई मैग्नीट्यूड होगा HI नॉट, और उसकी ओरिएंटेशन जो है मैग्नेटिक फील्ड की वो वाई डायरेक्टेड है। तो हमने लिख लिया ये वाई जो। उसके बाद जो है अब इसलिए हमने ये भी देखा था कि जो HI नॉट है वो रिलेटेड है EI नॉट से। तो हम सिंपली EI नॉट को अगर इंट्रिंसिक इम्पीडेंस ईटा 1 से डिवाइड कर दें जो, तो हमें जो है HI नॉट पता लग जाता है। ये हमने सबसे पहले एक्सप्रेशन लिख ली जो है इंसिडेंट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की। अच्छा, नेक्स्ट जो है हम रिफ्लेक्टेड वेव पे चलते हैं। ये जो है सर जी सर अटेंडेंस का लिंक शेयर कर दें, लाइट जाने वाली है मेरी। बस वो शेयर हुआ है जो है। अच्छा, तो आपके पास जो रिफ्लेक्टेड वेव है जो है उसका देखना है आपने। एक्सक्यूज मी सर, सर प्लीज डबल चेक कर लें, किसी को भी विजिबल नहीं हो रहा कि वो सेंड हुआ है कि नहीं हुआ, प्लीज कंफर्म कर लें। अच्छा, इतना चपरा रहे हैं, तुम लोग टेंशन पड़ी हुई है। इसमें क्या है जो है ना, मैं दोबारा जो है ना दोबारा शेयर कर देता हूँ। सर एक रिस्पांस है टेंशन में। मैं दोबारा कर देता हूँ, पता नहीं अब क्या इशू है। ठीक है, ये आ गया जो है, इसको मैं चेक भी कर रहा हूँ आपके सामने जो है। सर छोड़े ना क्लास। ठीक है, और इसमें करके अब ये आ रही है, चल रही है जो है, इसमें कोई इशू नहीं है। और अगेन अब इसलिए अपने CMS ID अब सही लिखनी है अब आपने। अच्छा, तो हमारे पास जो है हम बात कर रहे थे कि रिफ्लेक्टेड वेव की एक्सप्रेशन लिखनी है हमने जो है। तो रिफ्लेक्टेड वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, उसकी डायरेक्शन जो रिफ्लेक्टेड वेव है, अगर इंसिडेंट वेव तो यूं जा रहा था जो है ना, और जब वेव रिफ्लेक्ट होगी इस मीडियम से जो है तो उसकी डायरेक्शन जो है चेंज होगी जो। तो ये अगर प्लस C में अगर हम मूव कर रहे थे तो रिफ्लेक्टेड वेव जो है माइनस C की डायरेक्शन में जो। तो माइनस C का मतलब है कि ये जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल टर्म में जो है हम प्लस गैमा 1 जी लिख रहे हैं। अच्छा, ये क्योंकि अगर आपके पास माइनस में है तो यहाँ पे प्लस आता था। अच्छा, अगेन जो है जो ओरिएंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है वो अगेन एक्स डायरेक्टेड ही है जो, तो ये मैंने AX लिखा, और ER नॉट उसका मैग्नीट्यूड है जो। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड जो है ये अगर गौर करें जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फ्लिप हो गई है जो है, पहले ये आउट ऑफ द पेज था जो है, अब जो इनटू द पेज है जो है। इसकी कोई वजह बता सकता है क्यों हुआ जो है फ्लिप जो है? क्योंकि E क्रॉस H हमने करना है ना, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को फॉलो करना चाहिए ना जो है, क्योंकि ये होता था ना कि E क्रॉस H जो है इट मस्ट बी इक्वल टू, अगर यानी यूनिट वेक्टर की टर्म में ऐसे देख लेते हैं, तो इट मस्ट बी इक्वल टू A के डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के। तो अगर मैं यही रख लेता सर डॉट वो जो है किसी और चैनल में शेयर कीजिए। और चैनल में कितना शेयर किया, वो हमें किसी को विजिबल नहीं है असल में। ये आपका सिंडिकेट A या जो है, जी ठीक जी है ये A, और ये वेव प्रोपगेशन आ गया जो है। अच्छा, इसमें यानी पता नहीं फिर मैं कितना शेयर कर रहा हूँ फिर जो। अच्छा चलें, वेव प्रोपगेशन में ब्लू कन्वर्ट। सर इसीलिए हमें वो CMS ID वाला फॉर्म भी शेयर नहीं हो रहा। अच्छा चले, पहले फिर अटेंडेंस वाला फॉर्म भी शेयर करते हैं, और ये जो
किधर था पता नहीं। थैंक यू सर, सॉरी। अटेंडेंस आखिर भी हो सकती है, ये इतना इंपॉर्टेंट इशू नहीं है जो बीच में आप जो है ना डिस्टर्ब कर देते हैं, फिर ना सारा लेक्चर का फ्लो खराब हो जाता है। अच्छा, ये ए आ गया आपका। ठीक है, ये आपके पास आ गई अब जो है। अच्छा, तो हम मैग्नेटिक फील्ड के एक्सप्रेशन, मैं कह रहा था कि वो फ्लिप्ड है जो है, उसकी 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है जो। उसकी रीजन ये है कि अगर इसमें ई क्रॉस एच रखें आप, यानी करें जो है ई क्रॉस एच जो है, क्रॉस प्रोडक्ट लें, तो आपके पास इस डायरेक्शन में वेव जाती है। अगर वेव हम कह रहे हैं कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जानी है जो है, तो फिर हमें इन एनी केस जो है मैग्नेटिक फील्ड को फ्लिप करना पड़ेगा। तभी ई क्रॉस एच जो है, अगर राइट हैंड रूल लगाएं आप जो है, तब डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो है बैकवर्ड जाती है। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड जो इनटू पेज है और वाई जो है आपके पास आउट ऑफ था, ये हमने डिफाइन किया वजह। कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा इस तरह करके है जो ये हमारे पास y है, ये z है और ये x है जो। ठीक है, इस तरह हमने किया। x क्रॉस y जो है, अगेन देखें राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम में x क्रॉस y जो है z के इक्वल है। तो हमारे पास जो है ये जो है, क्योंकि इनटू द पेज है, तो इसलिए हम इसके साथ फिर माइनस ए वाई हमने ये लिख लिया जो। और ये वेव भी जो है, मैग्नेटिक फील्ड भी बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसलिए हमने इसके साथ प्लस एक्सपोनेंशियल हम ये गैमा 1 z लिखा है। और एच आर नॉट को भी हम जो है ई आर नॉट डिवाइडेड बाई ईटा 1 से हम डिनोट कर सकते हैं। तो इस तरह हमने जो है फिर इंसिडेंट वेव की लिख ली और रिफ्लेक्टेड वेव की जो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख ली। अच्छा, आखिरी चीज जो है हमने देखनी है जो है, वो आपके पास है ट्रांसमिटेड वेव की। तो उसी तरह हम ट्रांसमिटेड वेव जो है, वो भी आपके पास एक्स ओरिएंटेड डायरेक्शन ऑफ उसकी जो है, जो पोलराइजेशन है या डायरेक्शन ओरिएंटेशन है जो है, वो एक्स यूनिट वेक्टर के अलॉन्ग है जो। और आगे ये जो वेव है आपके पास प्लस सी में ट्रेवल कर रही है, तो माइनस गैमा 2 z। अब हम मीडियम 2 में जो है, तो यहाँ पे गैमा 2 और ईटा 2 होंगे जो। अच्छा, तो इसी तरह जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी ओरिएंटेशन जो है आपके पास प्लस ए वाई डायरेक्शन में जो है, ये यानी इस तरह करके। तो इसलिए हमने फिर जो है, और वो भी प्रोपगेट ऑब्वियसली जी डायरेक्शन में ही कर रहा है, तो हमने एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस गैमा 2 z और एच टी नॉट, और एच टी नॉट को हम लिख सकते हैं ई टी नॉट बाई ईटा 2। तो ये हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड वेव ये लिख ली जो है। हमारा जो क्वेश्चन था वो दोबारा रिमाइंड मैं करा देता हूँ कि हम देखना चाह रहे हैं कि अगर हमें कंस्टिट्यूटिव पैरामीटर पता हो मीडियम 1 और 2 के जो है, और इंसिडेंट वेव हमें पता हो कि ई आई नॉट क्या था, एच आई नॉट क्या था, तो हम ये देखना चाहते हैं कि ये ट्रांसमिटेड कितना सिग्नल ट्रांसमिट हुआ है जो, ये नंबर क्या होंगे जो, और कितना सिग्नल जो है रिफ्लेक्ट होगा जो। तो ये इस क्वेश्चन को हम आंसर करना चाह रहे हैं। तो ये चीज़ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रिक फील्ड हैव सेम रेफरेंस डायरेक्शन। तो यहाँ पे देखें, ये सारे एक्स के अलॉन्ग हैं। ठीक है, ये एक्स था तो ये भी एक्स के अलॉन्ग है, ये भी एक्स के अलॉन्ग, ये भी एक्स के अलॉन्ग। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको अगर आप देखें, तो जो मैग्नेटिक फील्ड जो इंसिडेंट और ट्रांसमिटेड है, वो तो वो सेम डायरेक्शन में है, लेकिन रिफ्लेक्टेड जो है आपके पास जो है वो अपोजिट है, उसके रेफरेंस डायरेक्शन फ्लिप हुई है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो है अदरवाइज नहीं तो वो सेटिस्फाइड नहीं होती है। और अब इसकी पॉइंटिंग वेक्टर की डायरेक्शन भी इसी में होती है। अच्छा, अब हम जो है उस हमने इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव और ट्रांसमिटेड वेव की एक्सप्रेशन लिख ली जो है। अब हम टोटल फील्ड देखते हैं जो है। तो मीडियम 1 में टोटल फील्ड जो है आपके पास जो है वो क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर देखें तो इंसिडेंट ई आई और ई आर जो है, ये दोनों जो है अगर इनको ऐड कर लें ई आई और ई आर को, तो टोटल फील्ड E1 अब आपके पास आ जाएगा मीडियम 1 में। इस तरह H1 जो है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड हम कह रहे हैं, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इन मीडियम 1 जो है वो आ जाएगा अगर आप HI और HR को सिंपली ऐड करते हैं वेक्टर सम में। अच्छा, आप एक्सप्रेशन जो हमने लास्ट स्लाइड में देखी थी वो सब्स्टिट्यूट कर दें। EI की हमने लिखी थी EI नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ गैमा 1 c AX डायरेक्शन, और ER नॉट जो है वो आपके पास जो है अपोजिट वेव थी, ER नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ गैमा 1 c AX डायरेक्शन। इस तरह HI और HR की एक्सप्रेशन भी सब्स्टिट्यूट कर लें। ये टोटल फील्ड हमने लिख लिया जो है मीडियम 1 में क्या था। और मीडियम 2 में ऑब्वियसली टोटल फील्ड एक ही है जो है, ट्रांसमिटेड फील्ड ही है जो, उसको हम लेट्स से कहते हैं E2 और H2 कह देते हैं जो टोटल फील्ड को।
और इधर हम टोटल फील्ड को E1 और H1 कह रहे हैं। तो टोटल फील्ड मीडियम 2 इज इक्वल टू ट्रांसमिटेड ET और H2 जो है HT के इक्वल ही है, क्योंकि यहाँ पे से एक ही फील्ड है, तो हम उसकी एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट जो है, हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो मीडियम मैंने कहा था कि z इज इक्वल टू 0 पे लोकेटेड है, जो है z इज लेस देन 0 पे आपके पास मीडियम 1 है जो, और z ग्रेटर देन 0 पे आपके पास मीडियम 2 है। तो z इज इक्वल टू 0 पे जो है, जो इंटरफेस है जो है दो मीडियम के बीच में, वहां पे हम ये बाउंड्री लगा रहे हैं कि E1 जो टोटल फील्ड जो है यहाँ पे इंटरफेस पे जो है, इट मस्ट बी इक्वल टू E2 0 के जो, और H1 0 जो टोटल फील्ड है मीडियम 1 में जो है, इट मस्ट बी इक्वल टू टोटल फील्ड इन मीडियम 2। इनफैक्ट ये बेसिकली जो है, अगर आप गौर करें तो ये टिपिकल बाउंड्री कंडीशन है कि टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंटिन्यूस है, जो कि आपके पिछले कोर्स में पढ़ चुके हैं जो। और ये जो कंडीशन है बेसिकली ये है कि टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कंटिन्यूस है, ठीक है। तो और ये देखें कि जी जो है टेंजेंशियल कंपोनेंट वैसे है कौन से इधर जो है जी पे, जो कोई बता सकता है मुझे? z इज इक्वल टू 0 पे टेंजेंशियल का मतलब क्या जो है, इस इंटरफेस पे क्या टेंजेंशियल है जो x और y कंपोनेंट सिंपली जो है z इज इक्वल टू 0 अगर ये जो है, तो ये x y प्लेन पे बात हो रही है, तो वो टेंजेंशियल है इस पे। अच्छा, तो हम E1 0 और इसमें से सिंपली 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं आप जो है, तो और इनको इक्वेट कर लें जो है। इधर हमने इस एक्सप्रेशन में ये E1 0 है आपके पास, इसमें 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये दो टर्म खत्म हो जाएंगे जो, और यहाँ पे ये 0 खत्म हो जाएगा, ये आपके पास E2 0 बन जाएगा जो। तो इसी यहाँ पे अगर ये सब्स्टिट्यूट करें तो आपके पास सिंपल EI नॉट प्लस ER नॉट, यानी आपके पास आएगा AX यूनिट वेक्टर जो है, दोनों तरफ कट जाएंगे, ये सारे कट जाएंगे जब इक्वेट करेंगे। इसी तरह जब मैग्नेटिक फील्ड को इसी तरह इक्वेट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगी। हमारे पास अब जो है दो क्वेश्चन और दो अननोन है जो, ठीक है। हमारे पास EI नॉट नोन था कि eta1 eta2, चूंकि मेरे कंस्टिट्यूटिव पैरामीटर पता है जो है, ये भी नोन थे जो अननोन थे जो हम फाइंड करना चाह रहे थे वो ER नॉट और ET नॉट है। टू क्वेश्चन टू अननोन है, इनको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए लेट्स से इसको लेट्स से eta2 से मल्टीप्लाई करते हैं जो है, और इनको ऐड करेंगे लेट्स से जो है, तो ये ER नॉट कट जाएगा, तो आपके पास यहाँ से ET नॉट की एक्सप्रेशन आ जाएगी। तो इसी तरह जो है, अगर साइमल्टेनियसली आप सॉल्व करें तो रिफ्लेक्टेड फील्ड जो है ER नॉट इन टर्म्स ऑफ इंसिडेंट फील्ड और इंट्रिंसिक इम्पीडेंस ऑफ मीडियम 1 और 2 आप फाइंड कर सकते हैं। इस तरह ET नॉट जो है ट्रांसमिटेड जो फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। यही हमारे पास बेसिक क्वेश्चन था कि हमारे पास अगर EI नॉट और मीडियम के पैरामीटर पता हो जाए तो हमें रिफ्लेक्टेड फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा और ट्रांसमिटेड फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा। इस क्वेश्चन को अब हमने आंसर कर लिया। अच्छा, ये जो चीज़ है जो है, ये सिंपल एक कोफिशिएंट है जो है, इस तरह ये भी एक कोफिशिएंट है जो कि एक सिंपल कोई आपके पास ये रियल नंबर होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, कोई बता सकता है? सर रियल नंबर। इन जनरल जो है आपका अगर लासी मीडियम है जो है, तो ईटा जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर होता था, याद है आपको? ईटा जो है जे ओमेगा म्यू ओवर सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन, ठीक है। ये ईटा जब कॉम्प्लेक्स है तो ये आपके पास जो है ये नंबर जो है ये कोफिशिएंट कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स हैं। अगर लॉसलेस मीडियम है तो फिर जो है उस केस में जो है आपके पास ईटा जो है वो म्यू ओवर एप्सिलॉन स्क्वायर रूट है, फिर रियल बनता था। लेकिन ऑब्वियसली लॉसी मीडियम में ये कॉम्प्लेक्स है, तो इन जनरल ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अच्छा, इन नंबरों को जो है हम ये जो, क्योंकि ये देखें जो है रिफ्लेक्टेड फील्ड के मैग्नीट्यूड को बता रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट फील्ड, उसको हम यानी गैमा से डिनोट कर रहे हैं, जो कोई बाय डेफिनेशन जो है रेशियो है, इस चीज को हम गैमा कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि ये बेसिकली बाय डेफिनेशन इज अ रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड फील्ड टू इंसिडेंट फील्ड, और इस चीज को ये ट्रांसमिटेड और इलेक्ट्रिक और इंसिडेंट फील्ड को कर रहे हैं, तो इसको हम टा से डिनोट कर रहे हैं, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट है, और इसको हम रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट कहेंगे। तो ये बाय डेफिनेशन जो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट है वो EI नॉट ET नॉट बाई EI नॉट के रेशियो है, ठीक है, जो कि ये इक्वल है जो। अच्छा, और ये मैंने बताया कि जो गैमा है आपके पास जो है इसको हम रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट कह रहे हैं जो है, और जो ये टा जिसे हम कह रहे हैं जो है ये ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट है। जो ट्रांसमिटेड फील्ड और इंसिडेंट फील्ड आपस में कैसे रिलेटेड है, और रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ये बता रहा है कि रिफ्लेक्टेड फील्ड और इंसिडेंट फील्ड आपस में कैसे रिलेटेड। तो इन जनरल जो है
यानी इसकी जगह अगर मैं गैमा पुट कर दूं और इसकी जगह टा पुट कर दूं, तो सिंपली ये चीज है आपके पास कि आपके पास रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जब पता होगा तो सिंपल इंसिडेंट फील्ड से मल्टीप्लाई करें तो आपको रिफ्लेक्टेड फील्ड पता लग जाएगा जो है मैग्नीट्यूड। और इसी तरह अगर आप ट्रांसमिशन कोफिशिएंट अगर आपको पता है तो उसे इंसिडेंट फील्ड से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ट्रांसमिटेड फील्ड का मैग्नीट्यूड आ जाए। एज सिंपल एज दिस। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास कि हम ये कैसे फाइंड कर सकते हैं। और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट कैसे पता लगते हैं, वो डिपेंड कर रहे हैं जो है जो आपके इंट्रिंसिक इंपीडेंस है मीडियम की ईटा 2 और ईटा 1 जो है। और ईटा 2 और ईटा 1 किस पे डिपेंड कर रही है जो है, ईटा इन जनरल जो है कंस्टिट्यूटिव पैरामीटर पे डिपेंड करता था। ईटा क्या था, जे ओमेगा म्यू ओवर सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये जो कंस्टिट्यूटिव पैरामीटर है सिग्मा एप्सिलॉन और म्यू जो है वो अगर आपको पता हो तो ईटा पता लग जाता है। तो उससे फिर जो है आपके पास रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आ जाएगा और फिर आपको पता लग जाएगा कि कितनी वेव रिफ्लेक्ट हुई है और कितना पोर्शन ट्रांसमिट हुआ है। अच्छा, यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशंस है। एक तो ये कि जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है जो है वो 0 से 1, उसका मैग्नीट्यूड 0 से 1 के बीच में होता है। अच्छा, 0 कब होगा जो है, 0 रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का क्या मतलब है जो है कोई वेव रिफ्लेक्ट नहीं हुई जो है। ठीक है, आपके पास रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट अगर 0 कर देना, यहाँ पे अगर 0 तो रिफ्लेक्टेड वेव 0 आ जाएगी आपके पास। तो इसका मतलब है 0 का मतलब है कि नो रिफ्लेक्शन, और 1 का मतलब यह है कि सारी की सारी वेव रिफ्लेक्ट होगी, फुल रिफ्लेक्शन है। यानी अगर इसकी जगह अगर मैं 1 पुट कर दूं तो जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो इक्वल टू इंसिडेंट वेव के सारी की सारी वेव रिफ्लेक्ट होगी। तो यानी गैमा का मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड है बाय द वे, इसका मतलब है कि यानी दिस शुड बी बिटवीन -1 एंड 1 जो है। ठीक है, मैग्नीट्यूड यानी उसका मैक्सिमम यानी फेज जो है चेंज भी हो सकता है, वो लेटर ऑन हम देखेंगे, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड की बात हो रही है वो 0 और 1 के बीच में है। और बोथ टा और गैमा आर डायमेंशनलेस नंबर और ये कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कोएफिशिएंट्स हैं, क्योंकि जो है ये डिपेंड कर रहे हैं ईटा 2 और ईटा 1 पे, और वो इन जनरल लॉसी मीडियम के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं। अच्छा, ये दोनों जो है डिपेंडेंट है आपस में, ये नहीं कि आपस में इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर आपको लेट्स से यानी 1 प्लस गैमा अगर करें यानी इसमें 1 ऐड करें तो आप इसकी इक्वल आ जाएगा। जो आप करके देख लें इसको, ये जो है रिलेशन जो है, तो यूजुअली हम ये करते हैं जैसे आपको रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट पता लग गया जो है, हम फाइंड कर लिया हमने जो है, जैसे हमें पता है जो है, तो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट के लिए एक तरीका ये है कि ये फार्मूला यूज कर लें, या सिंपल जो है आप जो है 1 प्लस गैमा से निकाल लें, जो कि ज्यादा सिंपल है। एक और चीज जो है, जो इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं इधर बताना चाह रहा हूँ कि जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट हमने कहा था रेशियो है रिफ्लेक्टेड फील्ड और इंसिडेंट फील्ड की जो है, और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो फॉर मैग्नेटिक फील्ड जो है अगर HR0/HI0 करें जो है तो वो गैमा की इक्वल नहीं होगी, जो है वो माइनस गैमा की इक्वल होगी। क्योंकि अगर याद करें पीछे जो है हमने देखा था रिफ्लेक्टेड फील्ड की डायरेक्शन फ्लिप हो जाती है। अच्छा, इसी तरह अगर ट्रांसमिटेड HT0 और HI0 जो है उसकी रेशियो लें तो वो टा की इक्वल नहीं होगा जो है, ये इट इज नॉट इक्वल टू टा, क्योंकि ये जो है ये एक्चुअली ये एक्सप्रेशन बनती है जो है, ये एक्सप्रेशन कोई बता सकता है कैसे है ये जो, क्योंकि ET0 जो है हमने कह रहे हैं अगर ये ET0 और HI0 की रेशियो है बाय डेफिनेशन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की है, तो ET0 जो है आपके पास रिलेटेड है जो है ट्रांसमिटेड फील्ड किस में था, मीडियम 2 में था, तो ईटा 2 टाइम HT0 लिख सकते हैं इसको जो है। ठीक है, और HI0 को ये मीडियम 1 में था जो है, तो ईटा 1 टाइम HI0 जो है, तो ये रेशियो जो है अगर इसका मतलब है कि मैं आपको कहूँ कि HT0 और HI0 जो है वो इक्वल टू टा है जो है, तो ये गलत है जो है। एक्चुअली जो है इसको आपको ईटा 1 से मल्टीप्लाई करना है और फिर ईटा 2 से डिवाइड करना है, तो ये यानी इन जनरल ये फार्मूला वैलिड है। तो ये आपने याद रखना है कि जो फंडामेंटल डेफिनेशंस है वो जो है वैलिड है जो है सिर्फ जो है ट्रांसमिशन ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट में इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में, जो मैग्नेटिक फील्ड से इनडायरेक्टली रिलेटेड है, तो बेहतर ये है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में उसको निकालें। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप निकालना चाहते हैं जो है, तो फिर आप याद रखें कि ये माइनस गैमा और ये जो है इसकी रेशियो टा नहीं है जो है, आपको इस तरह करना पड़ेगा। ये अक्सर जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग में लोग गलती कर रहे होते हैं। अच्छा, कपल ऑफ एग्जांपल हम देखते हैं जो है, ताकि ये कॉन्सेप्ट जो आपके क्लियर हो जाए जो है। लेट्स से फॉर एक प्लेन वेव हमारे पास जो है इट्स अ नॉर्मली स्टैंड फ्रॉम ए टू अ ग्लास,
ठीक है, ग्लास मीडियम में उसका एप्सिलॉन आर लेस से 9 है। हाउ मच आर द रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट। कैसे करेंगे हम जो है, सबसे पहले दो मीडियम है आपके पास ना, एक एयर है जो है और एक आपके पास गिलास है जो है, ठीक है। तो यहाँ से वेव जो है कोई जा रही है जो है, तो कुछ वेव जो है ट्रांसमिट हो जाएगी जो है और कुछ वेव जो है रिफ्लेक्ट हो रही है जो है। ये इंसिडेंट आपके पास है जो है, और ये कुछ रिफ्लेक्शन होगी और कुछ जो है आपके पास ट्रांसमिशन हो जाएगी। इसका गिलास का एप्सिलॉन आर जो है उन्होंने 9 बताया हो जो, और यहाँ पे जो है एप्सिलॉन आर जो है एयर है तो 1 है जो। अच्छा, तो आपके पास जो है सबसे पहले जो है हमें ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट निकालने हैं जो है ना। तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट जो है हमने कहा था बाय डेफिनेशन जो है ईटा 2 माइनस ईटा 1 और ईटा 2 प्लस ईटा 1 होता है, ठीक है। तो ईटा 2 और ईटा 1 चाहिए हमें जो, तो ये इंट्रिंसिक इम्पीडेंस ईटा 1, क्योंकि ये वाला तो फ्री स्पेस है जो है, तो फ्री स्पेस की सिंपल जो है आपके 377 या 120 पाई होती है जो है, ओम जो है। और ईटा 2 जो इंट्रिंसिक इम्पीडेंस है आपके पास गिलास की जो है, उसकी जो है वो आप सिंपली निकाल सकते हैं जो है। गिलास एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि म्यू आर जो है वो 1 है जो। तो फंडामेंटल डेफिनेशन क्या थी, म्यू ओवर एप्सिलॉन स्क्वायर रूट। तो हम इसको लिख सकते हैं म्यू आर तो 1 है और एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर स्क्वायर रूट, या फिर हम सिंपली लिख सकते हैं कि ईटा नॉट जो फ्री स्पेस का था डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। तो यानी हमने 120 पाई जो फ्री स्पेस का उसको डिवाइड कर देंगे एप्सिलॉन आर के स्क्वायर रूट से 3 से, ये कितना बन जाएगा 40 पाई। अच्छा, तो ये आपके पास इंट्रिंसिक इम्पीडेंस निकालनी जो है। अब आपने जो है क्या करना है कि इसमें जो है इस फार्मूला में सब्स्टिट्यूशन करनी है जो, तो आपका रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट जो है क्या आ जाएगा, ईटा 2 हमारा कितना था 40 पाई जो है, 40 पाई माइनस 120 पाई और नीचे सम करना है तो कितना आ जाएगा 160 पाई। तो ये कितना चीज बन जाएगी जो माइनस 80 बाई 160, कितना माइनस 0.5 आ जाएगा सिंपली। तो ये रिफ्लेक्शन जो है आपके पास कोएफिशिएंट है जो है आपके पास आ गया जो है। और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट जो है उसको फाइंड करने के लिए जो है आप या तो वो फार्मूला यूज कर लें जो है, जो कि 2 ईटा 2 और ईटा 1 प्लस ईटा 2 था जो है, या सिंपली जो है क्योंकि एक सादा तरीका ये है कि आप 1 प्लस गैमा से कर लें, तो 1 प्लस गैमा कितना आ जाएगा 0.5। तो ये आपका ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट आ गया। तो ये जो है इस तरह आप ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल हम देखते हैं जो, if 5 gigahertz uniform plane wave traveling in free space is normally instant on a medium z greater than 0 with epsilon r 4 and mu r 1, given incident electric field phasor हमें पता है ax 10 exponential of minus j beta z, ये lossless medium है क्योंकि अल्फा नहीं है यहाँ। Find the reflected and transmitted electric field in phasor form। तो हम phasor form में जो है ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड फील्ड निकालना चाह रहे हैं जो है आपके पास जो है। अच्छा, तो सबसे पहले अगेन जो है हमें ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट चाहिए ना, तो गैमा जो है हम निकालते हैं जो है ईटा 2 माइनस ईटा 1 और ईटा 2 प्लस ईटा 1। अच्छा, ईटा 1 जो है आपके पास चूंकि हमारे पास फ्री स्पेस है जो है, तो सिंपली 120 पाई है जो, और ईटा 2 जो है आपके पास क्योंकि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है जो है, तो सिंपली हम लिख सकते हैं जो है 120 पाई डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, जैसे पिछले एग्जांपल में किया है। तो कितना है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये 60 पाई आ जाएगा। अच्छा, यहाँ से आप जो है निकाल लें ये रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट कितना बन जाएगा जो है, ईटा 2 है 60 पाई माइनस 120 पाई ओवर कितना 180 पाई, ये कितना बन जाएगा -1/3 बन जाएगा। ये रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है, और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट जो है वो आपके पास 1 प्लस गैमा से आ जाएगा, जो कि मेरे ख्याल में 2/3 आ जाएगा सिंपली। रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट आपने निकाल लिए। अब आपने रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड जो फील्ड है जो है वो जो आप लिख सकते हैं जो है। अच्छा, जो रिफ्लेक्टेड फील्ड है जो है उसका पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं जो, तो ER0 लेस से उसे कहते हैं जो, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट को आपने मल्टीप्लाई करना है इंसिडेंट से जो है, ये मैग्नीट्यूड से। इसका कितना मैग्नीट्यूड था 10 था जो, तो यानी
-10/3 आ जाएगा। ठीक है, ये उसका रिफ्लेक्टेड फील्ड का मैग्नीट्यूड है। और ट्रांसमिटेड जो फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो आ जाएगा टा टाइम EI नॉट जो है, क्योंकि ये कितना आ जाएगा 2/3 टाइम 10, तो ये 20/3 आ जाएगा। अच्छा, अब हम जो है फेजर फॉर्म में एक्सप्रेशन लिख सकते हैं सिंपली जो है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वेक्टर फॉर्म में हम एक्सप्रेशन लिखनी है, तो ER नॉट जो है, जो रिफ्लेक्टेड फील्ड होगा जो वो जो है उसकी डायरेक्शन जो है फ्लिप होनी है जो है, याद रखें जो है कि वो जो है अब अपोजिट डायरेक्शन में, ये अगर -C +C में जा रहा है तो वो -C में जाएगा। सबसे पहले हमें लिखना चाहिए एक्सपोनेंशियल ऑफ J बीटा Z जो है, ठीक है, मैंने प्लस लिखा है ताकि वेव बैकवर्ड ट्रेवल हो जाए। अच्छा, उसके बाद जो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा ये हम निकाल चुके हैं, ये -10/3 जो है, और उसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड की ओरिएंटेशन है जो है वो एक्स में ही होगा जो है, आप लेक्चर को देख सकते हैं, उसकी ओरिएंटेशन बदलती नहीं है जो। अच्छा, इसी तरह ये उसका वेक्टर आपने फेजर लिख लिया जो। अच्छा, आखिरी चीज जो थी हमारे पास ट्रांसमिटेड फील्ड का फेजर वेक्टर लिखना है हमने, इसको ET कह देते हैं, इसको छोड़ें। अच्छा, तो क्योंकि ER नॉट उसके मैग्नीट्यूड का हमने कहा हुआ है ना, इसको ER कह देते हैं और इसको ET कह देते हैं। अच्छा, उसके लिए क्या उसका मैग्नीट्यूड कितना था 20/3, और जो ट्रांसमिटेड वेव है वो ऑब्वियसली जो है +C में ट्रेवल करेगी, तो इधर हमें +-J बीटा Z लिखना चाहिए ताकि वेव ट्रेवल करे आप +C में, और उसकी ओरिएंटेशन जो है ऑब्वियसली x में ही रहेगी। ये बेसिकली फेजर है आपके पास, रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड का फेजर फॉर्म में लिख लिया और ट्रांसमिटेड को। ऑब्वियसली अगर आप चाहें तो इसको टाइम डोमेन में भी लिख सकते हैं, अगर आपको एक्सपोनेंशियल ऑफ j⍵t से मल्टीप्लाई करके रियल पार्ट लेना है। अच्छा, ये मैं चाहूंगा कि ये एग्जांपल आप रिपीट करें जो है, और रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड मैग्नेटिक फील्ड फेजर फॉर्म में लिखें। अच्छा, तो सर इसके साथ इंसिडेंट और ट्रांसमिटेड में जो एक्सपोनेंशियल का साइन होता है वो सेम ही आता है ना सर, क्योंकि उसकी डायरेक्शन तो वही जा रही है ना। हाँ, उसमें सेम आता है, रिफ्लेक्टेड में बदल जाएगा जो है, उसमें यानी चेंज होगा, तो जी दूसरी सर। डायरेक्शन अपोजिट है। अच्छा, अब जो है हमारे पास जो है जो रिमेनिंग टाइम है जो है उसमें मैं चाहूंगा कि आपका एक क्विज ले लिया जाए जो है। अच्छा, क्विज का जो है क्या मेथड होगा जो है, ये इंस्ट्रक्शन जो है बहुत केयरफुली आप पढ़ लें जो आप जो है। अच्छा, पहले ये चीज जो है कि अभी जो क्विज आपके पास आने वाला जो है उसमें CMSID के बेस पे आपको पता होनी चाहिए कि इवन है कि आर्ट है। मैंने अभी फाइल भी शेयर किया हुआ है जो है, आपको ये एक्सक्यूज नहीं होगा कि आपके पास इवन है कि आर्ट है। अच्छा, 1 सेकंड में बल्कि रिकॉर्डिंग आप ही कर लूँ पहले, जरूरत नहीं रही जो।